हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, एल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर, ले वाइगोस्की, जीन पियाजे। देखिए, अगर हम बात करें तो जो ले वाइगोस्की वो किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो ले वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं, जो बच्चे का विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही साथ जो बच्चे की लैंग्वेज होती है ना। यानी बच्चा 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा सीखता है, समाज से, कल्चर से और अपनी लैंग्वेज से। बात कहते हैं आपके ले वाइगोस्की। ठीक है, और इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल की बात किसने की है, तो आपकी ले वाइगोस्की ने की है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर पूछ दे कि समाज की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ले वाइगोस्की। या फिर अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि बच्चों के विकास में भाषा को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं, तभी आपका ऑप्शन क्या होगा, ले वाइगोस्की। ठीक है, बीएफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, पुनर्बलन की बात की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इसको मैंने आप सभी को एसपीसीएफ के थ्रू याद कराया हुआ था, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। देखिए, ऐसे में तो आप जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे अगर आप जो है एक ही लिंग के समूह बना रहे हैं कि लड़के अलग रहेंगे। ठीक है, ये लड़कियों का ग्रुप है, ये लड़कों का ग्रुप है ना। तो यही तो हमारे समाज में चलता आता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप मिश्रित समूह बनाते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी एक साथ सीखेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, बच्चे के सीखने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। जैसे कि कई बार आपने समाज में देखा होगा, जो लड़कियां होती हैं उनको घरों के काम वगैरह करने के लिए कह दिया जाता है, या फिर एक तरीके से उनको ये फील कराया जाता है कि तुम लड़की हो तो घर के ऊपर बोझ हो एक, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, है ना, इससे बच्चा फिर चीज़ों को सीखना नहीं चाहता, उसके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उपेक्षा करना जैविक अंतरों की बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, वही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो समाज में पहले से जो रूढ़िवाद विचारधारा है ना, कि लड़कियां घरों के काम करती हैं, लड़के जो होते हैं घर के बाहर के काम करते हैं, है ना, इसी को बढ़ावा देना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। अब देखिए, बहुभाषीयता का मतलब क्या है कि एक ही क्लासरूम में एक या फिर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा का जो समाज है वो अलग होता है, कल्चर अलग होती है, बच्चे की लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, तो एक ही क्लासरूम में कई सारे जो है भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो इसको एक टीचर को किस तरीके से देखना चाहिए, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। ठीक है, देखिए जो टीचर है ना, ये बच्चों की सभी भाषा का सम्मान करेगा। ठीक है, और एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में इसका यूज करेगा। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ सीख पाएगा। ठीक है, तो इसको एक समस्या या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक रुकावट के रूप में नहीं देखना है, एक संसाधन, एक गुण के रूप में देखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड की बात हो रही है, साथ साथ जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। देखिए, जो बच्चा
गिफ्टेड चाइल्ड है, यानी जिसका IQ 140 प्लस है ना, और जो बच्चा क्रिएटिव है, क्या आपको उसे निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बच्चा खुद ही इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, खुद ही चीज़ों को इतना तेज़ी से सीखता है कि उसको किसी के निर्देश वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका नहीं होगा। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, अब देखिए जो रटन पद्धति है ना, ये आपका NEP और NCF कहता है कि इसको बढ़ावा नहीं देना, और जो बच्चा पहले से ही गिफ्टेड है ना, तो उसको चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ों को पकड़ता ही बहुत तेज़ी से है ना। तो यहाँ पर ये अभी आपका नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो आपके क्लासरूम में सामान्य बच्चे, जो कार्य आप उन बच्चों को देंगे, अगर वही कार्य एक गिफ्टेड चाइल्ड को देते हैं तो वहाँ पर बच्चा बोरियत फील करता है, ठीक है। निरस्ता उसको आती है क्लासरूम में, क्योंकि वो जैसे कि मान लीजिए एक सामान्य बच्चा है, किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में लगा रहा है ना, और जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो हो सकता है कुछ सेकंडों में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है वो एज पर नीड दी जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है चीज़ें प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य जो है गिफ्टेड चाइल्ड को, या फिर जो क्रिएटिव बच्चा है ना, उसको यहाँ पर देने चाहिए। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वे प्रश्न देखकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। देखिए अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता नहीं हो, अभिमुखी का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? अभिसारी, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑप्शन पे आकर के रुक जाना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसमें आपको मैं 3-4 ऑप्शन दे दूं कि 2 नवंबर को, ठीक है, 5 मार्च को, या फिर 2 अक्टूबर को, तो आप इसमें एक ही ऑप्शन बता पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका अभिमुखी चिंतन हो गया, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि अगर जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा वो अनेक डायरेक्शन में सोच पाएगा, कई सारे आंसर बता पाएगा। वो क्या होता है? आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो हमें बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन देना चाहिए, है ना, अभिमुखी चिंतन वाले नहीं। तो ये नहीं होगा, आपका C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पठन वैफल्य, ठीक है, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? यहाँ पर डिस्लेक्सिया की बात हो रही है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पठन वैफल्य का मतलब क्या हो गया? जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है? आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, उसमें जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली दिक्कत थी, है ना। जो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा होता है ना, वो सही तरीके से जो शब्द लिखे होते हैं उनको रीड नहीं कर पाता, उसको जो लेटर होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। बी को बच्चा डी पढ़ता है ना, वाच को बच्चा यहाँ पर सा पढ़ सकता है, 12 को बच्चा यहाँ पर 21 पढ़ सकता है। तो इस तरीके से बच्चे को शब्द दिखाए देते हैं, ठीक है। तो अगर इस बच्चे की आपको पहचान करनी है तो बच्चा जो पढ़ रहा है या फिर जो लिख रहा है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा ही गलत, है ना, तो लिखेगा कैसे सही? तो इसलिए वो लिखता भी गलत ही है ना। तो इनके जो है पढ़ने और लिखने की जब आप कौशलता का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि उस मूवी में आपके आमिर खान ने किया था, तो वहाँ पर आप जो बच्चे को पहचान पाएंगे कि कौन सी डिसेबिलिटीज़ है ना। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है? डिस्लेक्सिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। नहीं, यहाँ पर बच्चे की जो क्षमता होती है वो जटिल या फिर उच्च स्तरीय नहीं होती, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने में थोड़ी सी समस्या आती है, ठीक है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। अब देखिए जो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा होता है ना, उसका जो सामाजिक संदर्भ होता है बिल्कुल नॉर्मल जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके जैसा ही होता है, क्योंकि इस बच्चे को सिर्फ पढ़ने और लिखने में दिक्कत है, ठीक है। समाज में वो अच्छी तरीके से घुल मिल पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप इनके सामाजिक संदर्भ को जानकर ये सोच लें कि हम इस बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि डिस्लेक्सिया है कि नहीं है, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक आप उसके जो है पढ़ने और लिखने के कौशल का विश्लेषण ना करें। तो ये आपका नहीं होगा। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। ऐसा नहीं कि इनको जो शारीरिक रूप से कोई डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती है, नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं। सिर्फ जो न्यूरोलॉजिकल यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कुछ जो इस तरीके से सिस्टम फीड होते हैं कि इनको जो है जो वर्ड होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, एक तरीके से मिरर इमेज आप कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब शारीरिक परीक्षण वगैरह कराएंगे तो भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलने वाला है, इसलिए इन बच्चों की पहचान करना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, ठीक है। किस सामग्री का हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं इसके बारे में पूछ रखा है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पट। अब देखिए जो बच्चा आंशिक दृष्टि वाला है, आंशिक दृष्टि वाला बच्चे का मतलब क्या, उसको थोड़ी बहुत तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे के लिए बोलती पुस्तकों का हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ पुस्तकें होती हैं जिसको कि टच करने पर बोलती हैं क्या लिखा है, जैसे कि ए लिखा है यहाँ पर, है ना। जब आप इसको यहाँ पर कलम रखेंगे तो ये ए बोलेगा, ठीक है।
तो इस तरीके की बोलती पुस्तकें आती हैं। या फिर स्पर्शनीय सूचना पट, आपने ब्रेल लिपि के बारे में सुना होगा, इसमें 6 डॉट होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा ब्रेल लिपि के थ्रू भी सीखता है चीज़ों को, है ना। ये भी जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको सीखने में हेल्प करती है। और इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी, है ना, जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। एक स्टोरी है आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो ये तो आपका सही है, बट पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। अब देखिए बच्चा आंशिक दृष्टि वाला है, यानी कि उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही है, और ऐसे में उसको बच्चे को इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस तरीके की किताबें हम पढ़ने को दे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। बच्चे जो है उस चीज़ को रीड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसको जो बड़े अक्षर वाली किताबें वो ला करके देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की किताबें नहीं ला करके देनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है कि छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, है ना। और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है आंशिक दृष्टि वाले बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, यानी जब आप उसको बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें देंगे तो बच्चे यहाँ पर इजीली रीड कर पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। त्रिविमी नक्शे और चार्ट, तो इसको ही बच्चा अच्छी तरीके से रीड वगैरह कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, ठीक है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी, ठीक है, इसका नाम ही समावेशी। समावेशन का मतलब क्या होता है? सबको समाहित करना, चाहे बच्चा किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। तो अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्था की बात ये करती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन वो क्या कहती है? जो नियमित विद्यालय है, ठीक है, उसी में बच्चों को समान शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। बट एज पर नीड में यहाँ पर बार बार क्यों बोल रही हूँ? जैसी बच्चे की ज़रूरत है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई दृष्टिबाधित छात्र है ना, तो उसके लिए आप जो है ब्रेल लिपि वगैरह का यूज कर सकते हैं, या फिर जो बोलती पुस्तकें आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है देख नहीं सकता है, बट सुन करके तो चीज़ों को सीख सकता है ना। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एज पर नीट और नियमित विद्यालय में बच्चों को यहाँ पर भेजा जाए। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर जो उनकी योग्यता के आधार पर उनको पृथक करना बिल्कुल गलत चीज़ होती है, ठीक है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, देखिए नामांकित करना या फिर लेबलिंग करना, उनको अलग थलग करना, इन सब की बात आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करती है। तो सिर्फ आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये बिल्कुल सरल प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि आप बिना एक्टिव हुए अधिगम नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अधिगम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया, साथ ही साथ सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुशाद्य करने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो विविधता देखिए किसी भी प्रकार की हो, आपको कभी भी इसको अनदेखा, उपेक्षा या फिर जो है टालना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए, ठीक है। एक गुण, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी के व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार का मतलब क्या हो गया? एज पर नीड, ठीक है। वही मैंने जो आप लोगों को बताया था, जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर कौन सी क्लासरूम है ना? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। देखिए जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, इसमें सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये आपका होगा नहीं, है ना। व्यवहारवादी तो आपके जो है पुरस्कार और दंड की बात करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। अध्यापक केंद्रित, है ना, जो आपका टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता है, चाइल्ड नहीं एक्टिव हो पाता है ना। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करनी, क्योंकि जहाँ पर एज पर नीड एजुकेशन की बात हो ना, वहाँ पर आपका या तो प्रगतिशील शिक्षा होगा, या फिर समावेशी शिक्षा होगा, या फिर जो है आपका यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाएगी, क्योंकि इन्हीं तीनों की बात आपकी एनईपी और एनसीईआरटी भी करती है, और ये तीनों आपके जो है चाइल्ड सेंटर्ड, प्रगतिशील जो क्लासरूम होती है ना, उन पर लागू भी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रगतिशील, ठीक है। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकी, पैदाइशी कमी और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखिए जब भी बच्चा असफल हो रहा है ना, तो बच्चा असफल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है आपको,
सिस्टम के अंदर कमी निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। देखिए, जब बच्चा स्कूल में आ गया तो फिर वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर अभिभावकों को भी दोष नहीं देना है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ है, अगर स्कूल में एक अच्छा माहौल, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी तो हर एक बच्चा यहाँ पर सीख पाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो स्कूल है ना, जो विद्यालय है, वही बच्चे की जो ज़रूरतें थी, जो उसका इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिस वजह से जो बच्चा है वो असफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आपके और आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? आपके जीन पियाजे ने। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चों का चिंतन होता है ना, यानी कि जितना आप सोचते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोचता है, ठीक है। बट आप हो सकता है कि अपने घर के बारे में सोचें, अपने घर के कामों के बारे में सोचें, बट एक जो छोटा बच्चा है वो अपने खिलौने वगैरह फिर चॉकलेट वगैरह के बारे में सोच सकता है। यानी कि जो प्रकार होता है सोचने का ना, वो अलग होता है, गुण अलग होता है, ठीक है। बट जितना आप सोचते हैं, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम ही होती है, ठीक है। मात्रा क्या होती है, समान होती है, बट जो यहाँ पर प्रकार होता है, जो गुण होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये बात कहते हैं आपके जीन पियाजे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर तो आपके मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बहुबुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया। वाइगोस्की ने आपका जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया। देखिए, विकास तो एक दिशीय प्रक्रिया है ही नहीं, मल्टी डायमेंशनल होता है ना, बहुआयामी प्रक्रिया होता है। तो ये गलत है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में और एक सुनिश्चित समय पर होता है, ठीक है। अब देखिए, जो संसार में सभी बच्चे, उनका विकास एक क्रम से तो होता है, ये बात तो सही है, ठीक है। बट जो सुनिश्चित समय है, ये गलत दे रखा है ना। हो सकता है किसी बच्चे का विकास 8 से 9 महीने में ही, है ना। और जो 8 से 9 महीने में बच्चे होते हैं, कोई बच्चा जो है यहाँ पर चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और कोई बच्चा जो है चलने में, बोलने में 2 से 3 साल तक का समय ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिश्चित समय, एक फिक्स समय नहीं होता है ना। जो दर होता है वो विकास का अलग अलग होता है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिकी घटकों का कारण होता है। देखिए, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें हेरिडिटी का तो रोल होता है, ये साथ साथ इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, वातावरण का भी रोल होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल पाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।